बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम, और इसका जो हम बाब पढ़ रहे हैं वो है बाब नंबर 7, और तीसरा सबक हमने इसका शुरू किया हुआ है, जिसका उन्वान है हिफ्ज़ाने सेहत। हासिल ताल्लुम हमारा आज है सेहत और रफ्तार के साथ इमला लिख सके। सलाहियत हमारी लिखना से मुतल्लिक है। प्यारे बच्चों, ये जो इमला होती है इससे हम बहुत कुछ लिखना सीखते हैं। अगर आपकी इमला अच्छी है तो आप अच्छा मजमून लिख सकते हैं, अच्छी कहानी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अल्फाज ही लिखना नहीं आएंगे तो आप ये तमाम काम कैसे करेंगे? सवालात के जवाबात कैसे लिखेंगे? अगर उसमें बहुत सारी गलत होंगी तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यही हम चाहते हैं कि आपकी इमला जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाए, सेहत के साथ हो, और रफ्तार आपकी बिल्कुल मुनासिब हो, कि आपको इमला करवाई जाए तो आप मुनासिब रफ्तार से लिख सकें, सुस्त ना हो। इससे पहले कि आपको सिखाया जाए कि इमला कैसे करते हैं, एक तमहीदी सरगर्मी कर लेते हैं। चंद अल्फाज हैं जो कि मैं बोलूँगी, आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और इमला करनी है। ठीक है, पहला लफ्ज़ है मुआमलात। दूसरा लफ्ज लिखें इफरातो तफरीत। तीसरा लफ्ज उजलत, इज्तनाब। आखिर में लिखें जहनी इंतशार। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा ने यह सरगर्मी अच्छे तरीके से कर ली होगी, और जहाँ पर आपको मुश्किल पेश आई है वो मैं समझ सकती हूँ कि मुश्किल ये है कि उजलत जो है वो अलिफ से बनता है या आइन से बनता है। फ़रात व तफरीत में भी आप एक जैसी आवाज़ों से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी तरह इज्तनाब में आप सोच सकते हैं कि कहीं आइन तो नहीं आता। इन तमाम मुश्किलात से बचने का हल आज हम आपको सिखाएंगे। हमारा जो आज का सबक है वो है सेहत और रफ्तार से इमला करने का तरीका। सबसे पहले क्या बात है कि सेहत और रफ्तार से इमला लिखने से मुराद ये है कि इमला करते हुए तालिब इल्म तमाम अल्फाज को दुरुस्त अंदाज में लिखे और रमूज़े औकाफ लगाए, और इमला करते हुए उसकी रफ्तार सब बच्चों के बराबर हो। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चे जो हैं वो तमाम अल्फाज लिख चुके और बाज़ बच्चे जो है वो किसी एक लफ्ज़ में अटक जाते हैं और मज़ीद आगे नहीं बढ़ते हैं, जिसकी वजह से मौल्लिम या मौल्लिमा जो आपको इमला करवा रहा है वो आगे बढ़ जाता है। बाकी तमाम तालिब इल्म जो है क्लास में वो भी आगे अल्फाज पर पहुंच जाते हैं और आप पीछे ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी रफ्तार जो है वो मुनासिब होनी चाहिए। और सेहत के साथ इमला करने से मुराद ये है कि तमाम अल्फाज दुरुस्त तरीके से लिखे हुए हों। इसके अलावा आपने वक्फा, ख़त्मा, सवालिया, जो भी अलामात जुमलों में आती है वो भी आपने लगानी है। ठीक है, और जो है जुमले सही तरीके से दुरुस्त तरतीब के साथ आपने लिखने हैं। यही आज हम आपको सिखा रहे हैं। इमला लिखते हुए रफ्तार सुस्त होने की क्या वजह है? पहली वजह तो ये है कि मुश्किल अल्फाज, कुछ बच्चे जो हैं वो मुश्किल अल्फाज पर अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। और दूसरी वजह है लिखने में सुस्ती। कुछ बच्चे जो हैं वो लिखने में सुस्त होते हैं और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखते हैं क्योंकि उनको लिखने की आदत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ताकि इस मुश्किल से आप निकल सके। दूसरा ये कि मुश्किल अल्फाज पर आप अटक गए इसलिए कि आपने इमला की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की थी। जो भी आपको इमला दी जाती है, कोई भी इबारत दी जाती है कि इसकी आपने इमला तैयार करना है, तो आपने उस इबारत की अच्छे तरीके से तमाम अल्फाज को लिखना सीखना है ताकि आप किसी भी लफ्ज़ पर अटक ना जाए कि ये कैसे लिखते हैं, किसी भी इंतशार का शिकार ना हो। और रफ्तार आपकी उसी वक्त ही मुनासिब होगी जब आप तमाम अल्फाज को अच्छे तरीके से लिखना जानते होंगे, पहले से आपको तमाम अल्फाज आते हों, और आपने तमाम रमूज़े औकाफ भी साथ साथ लगाने हैं। ठीक है, दूसरी जो हमें मुश्किलात पेश आती हैं इमला में, वो एक जैसी आवाज़ वाले हरूफ हैं। जैसे कि जे, जाल, जुआद और जोए की एक जैसी आवाज़ है। आपको इमला में कोई लफ्ज़ आ जाता है, ज़र्रा आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं जे से है, जाल से है, जुआद से है या जोए से है। इससे बचने का तरीका भी हम आज आपको बताएंगे। दूसरा ये है कि काफ और काफ में फ़र्क नहीं पता चलता बच्चों को, सीन, स्वाद और से की आवाज़ भी एक जैसी है। इसी तरह
ہے اور گولہے کی آواز بھی ایک جیسی ہے اور تے اور توئے کی آواز بھی ایک جیسی ہے. تو جب ہم آپ کو املا کروا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے جو الفاظ توئے سے لکھنا چاہیے وہ تے سے لکھ دیتے ہیں, جو تے سے لکھنا چاہیے وہ توئے سے لکھ دیتے ہیں. اسی طرح زے, زال اور زواد اور زوئے میں فرق محسوس نہیں ہوتا. اس مشکل سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, جو بھی تمام اسباق ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک عبارت جو ہے وہ املا کے طور پر کریں تاکہ آپ کو تمام الفاظ اچھے طریقے سے لکھنا آ جائیں. تو کمرہ جماعت کی سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے اس عبارت کو ایک اقتباس دیا گیا ہے, اس کا املا آپ نے الفاظ کی درست بناوٹ اور مناسب رفتار کے ساتھ لکھنا ہے. معلم معلمہ اس عبارت کو کمرہ جماعت میں آپ کو لکھوائیں گی اور تمام بچوں نے اس کی پہلے سے تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد اس کا املا کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سرگرمی جو ہے وہ کمرہ جماعت میں کی جا سکتی ہے جو کہ املا سیکھنے کے لیے بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ معلم یا معلمہ بصری اشاروں کے ساتھ املا کروائیں, جیسے کہ سادہ مناظر یا اشیاء کی عکاسی کرنے والی تصویروں یا خاکوں کا ایک سیٹ تیار کریں. ہر تصویر کو زبانی طور پر بیان کریں جبکہ طلبہ جو کچھ سنتے ہیں اسے لکھیں. یہ بھی ایک بہت ہی صحت مند سرگرمی ہے جس سے طلبہ کو املا لکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور وہ مزید جو ہے نئے الفاظ سیکھتے جائیں گے اور وہ ذخیرہ الفاظ جیسے ہی بڑھے گا املا بھی اسی لحاظ سے بہت بہتر ہوتی چلی جائے گی. گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ والدین کی مدد سے سبق حفظان صحت کا کوئی اقتباس منتخب کر کے املا لکھیں اور غلطیوں کی اصلاح کریں. خود بھی آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے املا کروائے جائے. املا کروانے کے بعد آپ خود دیکھیں کہ آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں, ان غلطیوں کو دوبارہ سے لکھیں تاکہ یہ غلطیاں آئندہ کبھی نہ ہوں. مجھے امید ہے تمام طلبہ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ ایک ورک شیٹ ہے, اس میں ایک لنک دیا گیا ہے, اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو سنتے ہوئے آپ نے اس کا املا بھی کرنا ہے. تمام طالب علم سیکھ گئے ہوں گے کہ املا کیسے کرتے ہیں اور جو بھی اس میں مشکلات ہیں, جن بچوں کو املا کرنے میں مشکلات ہیں ان کو ہم نے بہت ساری ٹپس دی ہیں جن پر عمل کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے صحت کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ املا کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.